सौर तंत्र पढ़ेंगे, सौर परिवार पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम भी पढ़ेंगे। सौर तंत्र में से सूर्य के बारे में कल हम पढ़ चुके थे। आप ऐसा कह सकते हो कि जब सूर्य के बारे में पढ़ चुके तो बाकी चीजें आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, बाकी चीजें आज की कक्षा में स्टार्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तैयार हो सभी? तैयार हो ना? यस। आवाज बढ़ाइए थोड़ा, देखो आवाज यहाँ से ठीक है। आंसर राइटिंग गाइडेंस जैसे जियोमॉर्फोलॉजी के टॉपिक पढ़ाएंगे बेटा उसके साथ, क्योंकि यहाँ से कोई क्वेश्चन, एक बच्चे ने पूछा एक बार शॉर्ट वेव है ना, ओके है ना, सूर्य ताप एक बार फिर से बता दीजिए। तो सूर्य तप है वो, सूर्य तप, सूर्य से आने वाली जितनी ऊर्जा है वह ऊर्जा का पूरा समूह सूर्य तप कहलाता है, जो पृथ्वी तंत्र को प्राप्त होता है ना। स्लो लिखाइएगा थोड़ा, ओके। सर्कल वाला एक बार थोड़ा और समझा दो। नहीं बेटा बता दिया कौन सी किताबें पढ़नी है, क्या करना है, सब कुछ बता दिया। टॉपिक में आ जाऊँ, अदरवाइज कमेंट्स तो चलते रहेंगे, टेक्नोलॉजी वाले तुम्हारे टीचर बताएंगे, ठीक है। सभी वो ऊर्जा बैंड कोई जरूरत नहीं रहती डिलीट की, है ना, ये सब डिलीट कर दिया करो, डिलीट की नहीं रहती। मैंने मैप्स वगैरह लगा दिए हैं, वेरी गुड। शानदार मैसेज। एक तो केंद्रीय तारा है सौर परिवार में से, केंद्रीय तारा है। देखो अब आप लोग कमेंट्स पर कमेंट्स किए जा रहे हैं, मैं देख तो रहा नहीं हूँ, और फिर आप दुखी हो जाओगे सर आप मेरे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करते। दो ही चीजें हो सकती है कि खड़ा होकर मैं दिन रात कमेंट्स पढ़ता रहूं या कि टॉपिक पढ़ाऊं, तो कमेंट्स भी कुछ ले लिया और आप कुछ टॉपिक भी पढ़ाने की अनुमति दीजिए, अदरवाइज मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा। तो अब दोस्तों पढ़ाने पर फोकस करता हूँ और पढ़ने पर आप फोकस करिए, क्योंकि मैंने देख लिया जो कमेंट्स है भी, जो क्वेश्चन है भी वो खामखा के हैं, किसी मतलब के है नहीं, अब आगे जरूर नहीं देख पाऊंगा। तो आपने देखा कि केंद्रीय तारा है जिसे आप सूर्य कहते हैं, इसके बाद इसमें प्राप्त होंगे ग्रह, ग्रहों के प्राप्त होंगे उपग्रह, और कुछ प्राप्त होंगे क्षुद्र ग्रह, इसके अलावा प्राप्त होंगे धूमकेतु, और लास्ट में इसे बताना चाहूंगा कि प्राप्त होंगे उल्कापिंड। इनकी हमें सबके बारे में, इन सब के बारे में हमें आज की इस कक्षा में बात करनी है। बेसिकली केंद्रीय तारा जो हमारा सूर्य है, तो सूर्य क्या है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य की संरचना कैसी है, सूर्य की संरचना से सूर्य की हमारे लिए महत्ता क्या है, सूर्य तप की प्राप्ति कैसे होती है, और सूर्य तप की मात्रा क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तमाम विषय बिंदु कल की कक्षा में आप मुझसे ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, ओके। अब आगे बारी आती है सूर्य को पढ़ने के बाद ग्रह और ग्रह तंत्रों के बारे में पढ़ने की, ग्रह एवं ग्रह तंत्रों के बारे में आती है बारी पढ़ने और लिखने की। तो अब इसे हटाते हैं, सब कुछ शुरू करना है हमें प्लैनेट सिस्टम। तो प्लैनेट सिस्टम में सबसे पहले आपको जानना है कि प्लैनेट सिस्टम में हमारा ये केंद्रीय तारा सूर्य माना कि यहां अवस्थित है, केंद्रीय तारा सूर्य माना कि यहां पर अवस्थित है, यह है सूर्य। अब सूर्य से जैसे जैसे दूरी पर बढ़ेंगे तो एक एक करके पिंडों की अवस्थिति है। जैसे पहला हमारा पिंड यहां पर मैकेरी प्राप्त होता है, जिसे आप बुध कहते हैं, बुध के बाद प्राप्त होता है शुक्र, बुध के बाद कौन प्राप्त होता है, जिसको आप वीनस कहेंगे, शुक्र के बाद प्राप्त होगी पृथ्वी, फिर इसके बाद प्राप्त होगा दोस्तों मंगल। क्या प्राप्त होगा इसके बाद? मंगल प्राप्त होगा। पृथ्वी एवं शुक्र की तुलना में मंगल का आकार छोटा है बट बुध से बड़ा है, सब कुछ लिखाऊंगा। मंगल के बाद यहां पर छोटे बड़े कुछ आकाशीय पिंडों के समूह की एक मेखला पाई जाती है, जिसे हम लोग क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं, क्षुद्र ग्रह के नाम से। इसके अगर परिक्रमण पथ को देखेंगे तो इस दिशा में है, पर इसका परिक्रमण पथ इस दिशा में होगा। पृथ्वी का भी परिक्रमण पथ इस दिशा में है, और मंगल का भी परिक्रमण पथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही प्राप्त होता है, कुछ ऐसा प्राप्त होता है। ये जो क्षुद्र ग्रह की पेटी है, इसे बाहर आने वाले ग्रहों को इनसे विभाजित कर देती है, और बाहर आने वाले ग्रहों में पहला और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे प्रधान ग्रह जुपिटर का मतलब है बृहस्पति या गुरु प्राप्त होता है। गुरु से जैसे कि जैसे आउटर प्लैनेट में जाते जाएंगे तो सारे ग्रहों का आकार छोटा होता जाएगा, सारे ग्रह तुलनात्मक रूप से कैसे होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे, ये छोटे होते जाते हैं दोस्तों। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे कि हमारे सोलर सिस्टम में इसका भी परिभ्रमण पथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसका भी परिभ्रमण पथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और इसका परिभ्रमण पथ पुनः क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ऐसे परिभ्रमण पथ इनके प्राप्त होते हैं, परिभ्रमण पथ प्राप्त होते हैं। बेसिकली लगभग 5 से 15 खगोलीय दूरी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूरी के बराबर यहां असंख्य छोटे बड़े धूल कण या हिम कणों के समूह की एक मेखला पाई जाती है, जिसे हम क्यूपर बेल्ट के नाम से जानते हैं। इन क्यूपर बेल्ट्स के समीप सैकड़ों की संख्या में कुछ ऐसे आकाशीय पिंड पाए जाते हैं जिनमें पीछे की ओर पूंछ जैसी संरचना निकली हुई दिखाई देती है। इन पूंछ जैसी निकली हुई संरचना वाले आकाशीय पिंडों को ही पुच्छल तारों के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं इन्हें हम? पुच्छल तारों के नाम से जानते हैं। तो यहां पर पुच्छल तारों की भी अवस्थिति कुछ इस प्रकार से दोस्तों पाई जाएगी, कुछ इस प्रकार से पाई जाएगी। तो इस तरह से जो ग्रहों का विन्यास है, उन ग्रहों के विन्यास में से आपको कुछ मोटी मोटी बातें जरूर बताना चाहूंगा कि यहां पर बुध से लेकर मंगल तक के जो ग्रह हैं, इन्हें हम लोग इनर प्लैनेट या आंतरिक ग्रह कहते हैं।
यह संयुक्त रूप से आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, जबकि यहां पर बृहस्पति से लेकर शनि, अरुण, वरुण इन 4 ग्रहों को मिला दिया जाए तो इन्हें हम बाह्य ग्रह की श्रेणी में रखते हैं। पहले वाले आंतरिक ग्रह थे और दूसरे वाले बाह्य ग्रह की श्रेणी में आते हैं। अब दूसरे नंबर पर समझिए आंतरिक और बाह्य के अलावा ये जो आंतरिक ग्रह हैं ये सभी के सभी ठोस पिंड के भांति हैं। इनकी सतह चट्टानी है, तो इन सब की सतह चट्टानी होने की वजह से यह रॉकी प्लैनेट कहलाते हैं, या हिंदी में आप इन्हें चट्टानी ग्रह ही कहते हैं। लेकिन इन चारों ग्रहों की बाह्य सतह गैस की बनी है, इसलिए इन्हें गैसियस प्लैनेट या गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। फिर से बताना चाहूंगा, ये जो चारों आंतरिक ग्रह है ना, इसमें सबसे बड़ी पृथ्वी है, अर्थात पृथ्वी की प्रधानता है। तो पृथ्वी की प्रधानता की वजह से इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं, या हिंदी में अगर कहें तो इन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं, पार्थिव ग्रह के नाम से जानते हैं। जबकि इनमें, इनकी बात करें, इन चारों में प्रधान है जुपिटर, इसलिए इन्हें जोवियन प्लैनेट के नाम से जानते हैं। हिंदी में भी इन्हें जोवियन ग्रह ही कहते हैं। जोवियन, बृहस्पति से आप बृहस्पतीय ग्रह भी कह सकते हैं हिंदी में, कि जोवियन प्लैनेट या बृहस्पतीय ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली हमारे सोलर सिस्टम में पाए जाने वाले 8 ग्रहों को हम लोग इस प्रकार से 2 श्रेणियों में विभाजित कर देते हैं: इनर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट, रॉकी प्लैनेट, गैसियस प्लैनेट्स, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट एंड जोवियन प्लैनेट। इस प्रकार से दोस्तों इन्हें हम 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। इन्हें विभाजित करने वाली जो मेखला है, जो पेटी है, जो क्षेत्र है, वहां पर पाए जाते हैं ये क्षुद्र ग्रह। ये क्या है दोस्तों? इन्हें हम इंग्लिश में तो एस्टेरॉइड कहते हैं, पर हिंदी में इन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? इन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो यह क्षुद्र ग्रह की पेटी इन्हें 2 भागों में विभाजित कर देती है, 2 भागों में विभाजित कर देती है। समझ गए मेरी बात की नहीं? तो सबसे पहले आपको यह चित्र बनाना है, फिर ग्रह की मैं परिभाषा लिखाऊंगा और फिर ग्रहों के बारे में एक एक करके आगे बढ़ूंगा, ग्रह पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो पहले आप अपनी कॉपी में ऐसा ही चित्र बनाएंगे, ऐसा ही चित्र। दोस्तों मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं आपके कमेंट्स पढ़ता रहूं और आपके कमेंट्स के जवाब देता रहूं, लेकिन एक शिक्षक का यह धर्म बनता है कि वह यह ध्यान रखे कि बच्चों को 2 घंटे की क्लास में कुछ पढ़ाई का भी आउटपुट देना है। केवल गपबाजी करके कमेंट्स पढ़ के जवाब देके नहीं जाया जा सकता। सिमरन सिंह, थोड़े दिन रुक जाओ बेटा, मेरा थोड़ा सा स्वास्थ्य बढ़िया हो जाए, पक्का कर लेंगे, यकीन रखो बेटा, पक्का कर लेंगे। नोट्स किसका बनाए? पीडीएफ वाला है क्लास का? क्लास का बनाओ, क्लास का बनाओ। ठीक है, बना लिया, ज्यादातर बच्चों ने बना लिया, वेरी गुड, शानदार। तो चलो हेडिंग देंगे सभी आप, ग्रह को इंग्लिश में लिखेंगे प्लैनेट्स, प्लैनेट्स या प्लैनेट सिस्टम भी कर सकते हो, प्लैनेट सिस्टम। बड़ी सामान्य सी बातें पढ़ना है, बड़ी सामान्य सी। सबके नाम बता देता हूं बेटा, सभी पाटिल सबके नाम। इनमें से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और बाह्य वालों में से बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। इंग्लिश में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एवं नेपच्यून। आकाश, जो कल हमने कोरोना की आकृति ऐसी बनाई थी ना कि सूर्य के बाहर से बहुत तेज रश्मियां बाहर निकल रही हैं, तो ऐसे लगता है कि धधकती हुई ज्वाला है, और ज्वाला जिस तरह से बाहर की ओर निकलती है उसे सन फ्लेयर के नाम से जानते हैं। ओके, चलो अब एक एक करके पहले बढ़ें, प्लैनेट्स के बारे में लिखाना शुरू करें। तो प्लैनेट्स के बारे में लिखें कि ग्रह या प्लैनेट शब्द का, ग्रह या प्लैनेट शब्द का शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है, इन्वर्टेड कॉमा में शाब्दिक अर्थ लिखेंगे घुमक्कड़। घुमक्कड़ मतलब घूमने वाला, घुमक्कड़। पूर्ण विराम लगा दीजिए इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके। अर्थात वह आकाशीय पिंड, वह आकाशीय पिंड जो निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त होता है उसे, जो निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त होता है उसे ग्रह कहा जाता है। लिखो नंबर 1, उसे ग्रह कहा जाता है। लिखेंगे नंबर 1। अब 1 में क्या लिखेंगे? लिखिए वह पिंड, वह पिंड जो अपने समीपी केंद्रीय तारे, जो अपने समीपी केंद्रीय तारे की निरंतर परिक्रमण करता हो। केंद्रीय तारा, तारा मतलब सूर्य, केंद्रीय तारे की निरंतर परिक्रमण करता हो। ठीक है, पूर्ण विराम लगाओ। दूसरा लिखो, यह अपने लिए ऊर्जा एवं प्रकाश की प्राप्ति, यह अपने लिए ऊर्जा एवं प्रकाश की प्राप्ति अपने समीपी तारे से ही करते हों, अपने समीपी तारे से ही करते हों। तो नंबर 3, इनकी परिक्रमण कक्षा, ऑर्बिट जिसको ब्रैकेट में बोलते हैं, ब्रैकेट लिख देंगे। इनकी परिक्रमण कक्षा, ऑर्बिट, परिक्रमण कक्षा का मतलब होता है जिस पथ पर वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, उस पथ को ही परिक्रमण कक्षा कहते हैं। तो इनकी परिक्रमण कक्षा एक दूसरे ग्रहों से स्वतंत्र होनी चाहिए, एक दूसरे से स्वतंत्र होनी चाहिए
चाहिए, अर्थात अर्थात वह दूसरे की कक्षा को प्रतिच्छेदित नहीं करते हों। प्रतिच्छेदन मतलब क्रॉस कर जाना है ना। दूसरे की कक्षा को प्रतिच्छेदित नहीं करते हों। पूर्ण विराम। चौथा बिंदु लिखो, लिखो इनका आकार एवं द्रव्यमान ऐसा हो, इनका आकार एवं द्रव्यमान ऐसा या इतना हो कि वह अपने गुरुत्व शक्ति की वजह से गुरुत्व शक्ति की वजह से क्या कहते हो, गुरुत्व शक्ति की वजह से अपने आकार को बनाए रखते हों, पूर्ण विराम। देखो, कोई भी आकाशीय पिंड जब इन 4 शर्तों को फुलफिल करता है ना दोस्तों, तभी उसे हम प्लैनेट की श्रेणी में रखते हैं। पैरा चेंज करो, अब पैरा चेंज करो, लिखो वर्ष 1930 में 1930 वर्ष 1930 में खोजा गया ग्रह प्लूटो को हिंदी में बोलते हैं एम या यम। वर्ष 1930 में खोजा गया ग्रह यम के उपरांत ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन वर्ष 2005-6 में आई ग्रहों की नई परिभाषा के तहत यम मतलब प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से या ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। क्यों बाहर किया गया? लिखे क्योंकि यह परिभ्रमण के क्रम में, परिभ्रमण का मतलब होता है चारों ओर घूमना, क्योंकि यह परिभ्रमण के क्रम में यूरेनस एंड नेपच्यून, अरुण एवं वरुण की कक्षा को प्रतिच्छेदित कर देता है। यह अपने समीपी ग्रहों की कक्षा को क्या कर देता है दोस्तों? प्रतिच्छेदित कर देता है, इसलिए इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। पूर्ण विराम। समझ गए ना मेरी बात की नहीं? फिर लिखेंगे अंतिम लाइन इसके बारे में कि वर्तमान में इसे बौना ग्रह का मतलब होता है ड्वार्फ मतलब छोटा। वर्तमान में यह बौना ग्रह ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में आता है। ड्वार्फ प्लैनेट बौना ग्रह की श्रेणी में आता है। प्लूटो को अब बौना ग्रह कह दिया गया। बौना का मतलब होता है छोटा। पूर्ण विराम। तो देखो, अब आपने यहां पे क्या किया, सबसे पहले ग्रह की परिभाषा बताई और ग्रह की एकदम साइंटिफिक परिभाषा बताई। ऐसा केवल नहीं बताया कि वह आकाशीय पिंड जो अपने सूर्य की चक्कर लगाते हैं, केवल इतने से काम नहीं चलेगा। मैंने कहा ना, जब प्रिपरेशन यूपीएससी की है तो आपको हर बात बहुत ही थारोली बतानी पड़ेगी, जहां जैसी डिमांड होगी, है ना। इस बात को ध्यान रखना है। तो ये आपने पहले ग्रह को परिभाषित किया और परिभाषा के आधार पर अपने बात को जस्टिफाई करने के लिए यह भी बताया कि इस परिभाषा को जो कि प्लूटो फुलफिल नहीं कर रहा था, इसलिए उसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। ये दोस्तों आपने यहां पर बताया है। अब आगे आते हैं, ग्रहों पर बात करते हैं। तो पैरा चेंज करो और पैरा चेंज करते हुए करो, लिखो वर्तमान में हमारे सौर परिवार में ग्रहों की संख्या 8 है। वर्तमान में हमारे सौर परिवार में, सोलर फैमिली में ग्रहों की संख्या 8 है, जिन्हें हम दो प्रमुख वर्गों में विभाजित करके देखते हैं। लिखें नंबर 1 आंतरिक ग्रह। अब इनर प्लैनेट मिटा देकर लिखेंगे, इनकी संख्या 4 है। बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल। इनकी संख्या 4 है। बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल, जिनकी सतह चट्टानी होने की वजह से चट्टानी ग्रह कहलाते हैं। रॉकी प्लैनेट कहलाएंगे ये, चट्टानी ग्रह कहलाते हैं। क्योंकि इनमें, थोड़ा स्पीड मेंटेन रख लो बेटा तो मजा आ जाएगा। क्योंकि इनमें पृथ्वी सबसे बड़ी है या प्रधान है, इसलिए इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। पूर्ण विराम लगाओ। तो ये पहला बिंदु हुआ। अब दूसरा बिंदु लिखो, बाह्य ग्रह, आउटर प्लैनेट।
आउटर प्लैनेट के बारे में लिखे, इनकी संख्या भी 4 है, इनकी संख्या भी 4 है। बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। पूर्ण विराम लगा दो। गैसीय द्रव्यमान से बने होने की वजह से, गैसीय द्रव्यमान में बने होने की वजह से इन्हें गैसीय ग्रह, गैसियस प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि इनमें बृहस्पति सबसे बड़े आकार का है, इसलिए इन्हें जोवियन प्लैनेट मतलब बृहस्पतीय ग्रह भी कहा जाता है। पूर्ण विराम लगाएं। लिखें, पहले चेंज करते हुए लिखें, आकार की दृष्टि से बाह्य ग्रह आंतरिक ग्रहों से बड़े हैं। बाह्य ग्रह आंतरिक ग्रहों से बड़े हैं, जिनका क्रम अक्रम में लिखेंगे। क्रम में देखो, सबके शॉर्ट नेम लिख दे, शॉर्ट नेम लिख दे। जैसे ये हो गया आपका मरकरी, ये हो गया वीनस, ये हो गया अर्थ, ये हो गया मार्स, ये हो गया जुपिटर, ये हो गया सैटर्न, ये हो गया यूरेनस, ये हो गया नेपच्यून। तो आकार की दृष्टि से कैसे लिखेंगे? लिखें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। फिर यहां लिखेंगे अर्थ, वीनस, मार्स एंड मरकरी। अर्थ, वीनस, मार्स एंड मरकरी। मार्स एंड मरकरी। मरकरी सबसे छोटा है बुध, ठीक है ना? पूर्ण विराम लगाएं। फिर लिखेंगे घनत्व की दृष्टि से, डेंसिटी की बात करनी है। घनत्व की दृष्टि से सूर्य से दूर जाने वाले, घनत्व की दृष्टि से सूर्य से दूर जाने वाले ग्रहों का घनत्व क्रमशः घटता जाता है। किसका घनत्व? दूर, जैसे जैसे दूर जाएंगे घनत्व क्रमशः इनका क्या होता जाएगा? घटता जाता। अर्थात बुध का घनत्व सर्वाधिक होगा। बुध का घनत्व सर्वाधिक होगा। पूर्ण विराम लगाएं। ठीक इसी प्रकार से जैसे जैसे ग्रहों की दूरी बढ़ती है, उनका परिक्रमण काल अवधि भी बढ़ती जाती है। उनका या उनकी परिक्रमण काल अवधि भी बढ़ती जाती है। परिक्रमण काल अवधि भी बढ़ती जाती है। जैसे बुध सूर्य के चारों ओर 88 दिन में, जबकि शुक्र 224 दिनों में एवं पृथ्वी 365 दिनों में, परिक्रमण लगाती है। ऐसे से आगे बढ़ते जाएंगे तो बृहस्पति 11 वर्षों में परिक्रमण लगाएगा, तो जो शनि है 29 वर्षों में परिक्रमण लगाएगा। तो परिक्रमण काल अवधि ऐसे बढ़ती चली जाएगी। पूर्ण विराम। ठीक है ना? इतना पूर्ण विराम लगा दीजिए। अब फिर पैरा चेंज करेंगे और पैरा चेंज करते हुए लिखेंगे कि विविध ग्रहों का वर्णन निम्नलिखित प्रकार का है। विविध ग्रहों का वर्णन निम्नलिखित प्रकार का। अब एक एक ग्रह उठाएंगे और उनके बारे में बात करेंगे। कुछ तस्वीरें भी मुझे आपके साथ इसमें शेयर करनी है। सारे के सारे कुछ ऐसे मैंने प्लैनेट्स आपके लाए हुए हैं। कौन सा प्लैनेट कौन सा है, किसे किस नाम से जाना जाएगा, इन तमाम बातों को मैं आपके साथ करूंगा। आज तमाम बातों को मैं आपके साथ करूंगा, ठीक है ना? यहां पर बातें करेंगे। पर सबसे पहले ये बातें करने से पहले मैं सबसे पहले तो आपको कुछ इस तरह से अवस्थिति दिखाऊं कि केंद्र में सूर्य है और सूर्य के चारों ओर ये विभिन्न ग्रह कुछ ऐसा परिक्रमण कर रहे हैं। चारों ओर यह विभिन्न ग्रह परिक्रमण कर रहे हैं। सभी ग्रह अपने अपने उपग्रहों को लेकर के सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं। सूर्य के चारों ओर इनका अपना परिक्रमण चल रहा होता है। अब इनमें से एक एक करके चीजों की बात करनी है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बुध की। तो आप लोग हेडिंग डालिए बुध। इंग्लिश में लिख सकते हैं मर्क्यूरी, MERCURY। ठीक है, MERCURY, मर्क्यूरी। ऐसे आप देखोगे ये जो आपको दिख रहा है, जो बाहर की मैंने पेटी बनाई थी, ये है क्यूपर बेल्ट। ये क्यूपर बेल्ट है दोस्तों, और इसमें ये है एस्टेरॉइड बेल्ट।
क्षुद्र ग्रह की पेटी है, ये एस्टेरॉइड बेल्ट है। सबके बारे में दोस्तों, सबके बारे में बढ़िया से बात करते हैं, एक एक करके सबकी विशेषताओं को लिखना है। सबसे पहले आप किसकी विशेषता को लिखोगे? मरक्यूरी की, अर्थात बुध की विशेषता को लिखोगे, ठीक है ना, बुध की विशेषता को लिखोगे। तो बुध के बारे में सभी लिखेंगे, यह सूर्य के सबसे समीप का ग्रह है ग्रहों के संदर्भ में। यह सूर्य के सबसे समीप का ग्रह है, सबसे समीप का ग्रह है, लेकिन आकार में सबसे छोटा है, लेकिन आकार में सबसे छोटा है। पूर्ण विराम लगा दो, फिर लिखें यह ठोस ग्रह, बेटा तक जाना, एक बच्चा है कोमल भटेजा, खगोलीय पिंड, आकाशीय पिंड को इंग्लिश में कुछ भी कह सकते हो दोस्तों, सेलेस्टियल बॉडी कह सकते हो, कॉस्मिक बॉडी कह सकते हो, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी कह सकते हो, जो तुम्हारे पास 3 शब्द में याद रहे वही लिख दो। सेलेस्टियल बॉडी, कॉस्मिक बॉडी लिख सकते हो, जो तुम्हारा मन करे इनमें से यूज कर लेना तुम शब्द, ठीक है। अब बीच में तुमने कई बार पूछा, इसके जवाब दिया। फिर मैंने क्या लिखाना है कि यह ठोस पिंड सूर्य की परिक्रमा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगभग 88 दिनों में करता है। 88 दिनों में करता है। 88 दिनों में पूरी करता, अर्थात सभी ग्रहों में सबसे तीव्र, सभी ग्रहों में सबसे तीव्र लिख दिया इतना बस। अब आगे लिखाता हूं, सभी ग्रहों में सबसे तीव्र, पूर्ण विराम लगा दीजिए। लिखे इस ग्रह का वह भाग जो सूर्य के सम्मुख होता है, जो सूर्य के सम्मुख होता है, सम्मुख मतलब सामने, सूर्य के सम्मुख होता है, वहां अत्यंत ही गर्मी होती है या अत्यंत तापमान होता है, जबकि सूर्य के विपरीत वाला क्षेत्र निम्न तापमान वाला होता है। इसीलिए अंडरलाइन करो अगली बात को, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि बुध में सभी ग्रहों की तुलना में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। डायरनल टेम्परेचर वेरिएशन। अब उदाहरण से आपको बता देता हूं, आंकड़े आपको लिखाने नहीं था। जिधर की ओर सूर्य की किरणें होंगी, जैसे मान लो बुध के बारे में बात करें कि बुध है, मान लो इधर है ना, अब बुध इधर की ओर सूर्य है, तो जिधर की ओर सूर्य की किरणें पड़ती हैं वो हिस्सा होता है डे का, और इधर नहीं पड़ेंगे तो ये हिस्सा होगा नाइट का। डे के समय जिधर पड़ा सूर्य की किरणें, उसका तापमान हो जाता है लगभग 480 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लेकिन जिधर रात्रि काल है, मतलब सूर्य की किरणें नहीं पड़ी, वहां लगभग -186 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है। तो इन दोनों के बीच का तापांतर की बात अगर मैं करूं, तो वो विभिन्न प्लैनेट सिस्टम में मैक्सिमम प्राप्त होता है दोस्तों, मैक्सिमम। अब ये भी बता दो कि बुध का रोटेशन देखो, अब मान लीजिए इसका अक्ष है, इस अक्ष के सहारे ये रोटेशन करता है, कक्षा तल पे तो परिभ्रमण करेगा, लेकिन इस अक्ष के सहारे सब कुछ रोटेशन करता है। तो बुध का रोटेशनल स्पीड कम है, यह लगभग 58 दिनों में अपना एक घूर्णन पूरा करता है। जैसे हमारी पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपना एक घूर्णन पूरा कर लेती है ना, तो लगभग 58 दिनों में एक घूर्णन पूरा करता है। 58 दिनों में एक घूर्णन का मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों, लगभग आप मान सकते हैं कि 29 दिन की रात, पृथ्वी के संदर्भ में 29 दिन की रात और 29 दिन का दिन होता है। तो उस दिन एवं रात्र के तापमान का अंतर देखिए, जिसका दैनिक तापांतर, क्योंकि उसका दिन तो उतना ही घंटे का हुआ, दैनिक तापांतर देखें तो विभिन्न ग्रहों में से कैसे प्राप्त होता है, मैक्सिमम प्राप्त होता है। सब छोटे छोटे चित्र बनाते चलेंगे अपनी कॉपी में, मैक्सिमम प्राप्त होता है। 24 घंटे का एक दिन हमारी पृथ्वी में प्राप्त होता है, हर जगह ऐसा नहीं है। सभी पिंडों का दिन एवं रात्रि की अवधि घूर्णन गति में अंतर की वजह से भिन्न पाया जाता है, फिर एक लाइन और बुध में लिख देंगे, लिखे बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं है। परिक्रमण कितने दिनों में करता है? 88 दिन लिखा है मैंने नरेंद्र, ठीक है। बुध का अपना कोई उपग्रह, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। दो ही ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है, एक बुध है और दूसरा शुक्र है,
ठीक है, तो बुध इसी बात के साथ समाप्त होता है। तो अब फिर दूसरे के बारे में बात करना है, हमें वीनस के बारे में बात करना है। वीनस मतलब शुक्र, तो सभी लोग हेडिंग दीजिए शुक्र। शुक्र किसके बारे में हेडिंग देंगे सभी? शुक्र के बारे में लिखिए शुक्र। शुक्र शुक्र क्या लिखेंगे शुक्र के बारे में? ध्यान से सभी, इसमें सारे के सारे मैप नहीं आ पाए, कोई बात नहीं। शुक्र के बारे में सभी लिखें, ध्यान से यहां मैं कर देता हूं। सबसे पहली लाइन ही लिखेंगे वीनस को, लिखे इसे प्रेम एवं सौंदर्य की देवी कहा जाता है। रोमन माइथोलॉजी में क्या कहते हैं इसे? लिखे इसे गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी, प्रेम एवं सौंदर्य की देवी कहा जाता है। देखो कितना अच्छा नाम दिया है, कितना अच्छा नाम दिया। व्हाई, क्यों, ऐसा क्यों, इसके बारे में ऐसा क्यों कहा गया है? रोमन माइथोलॉजी में इसके पीछे की विशेषताएं, इसके पीछे का गहन विचार चिंतन क्या था, कहानी सुनाऊंगा दोस्तों। ज्योग्राफी में मैं आपको खूब सारी कहानियां, ज्योग्राफी की कहानियां सुनाऊंगा, बाकी और जगह की नहीं। दोस्तों रोमन माइथोलॉजी में इसे प्रेम और सौंदर्य की देवी क्यों कहा गया? भारत के संदर्भ में जिसे आप छायावाद कहते हैं, कुछ लोगों को छायावाद वगैरह नहीं समझ में आएगा, तो कुछ लोगों को तो कुछ भी समझ में नहीं आता, तो क्या उनके लिए पढ़ाना बंद कर दिया जाए? नहीं, उनको भी पढ़ाया जाए जिनको समझ में नहीं आता, और उनके लेवल को उठाया जाए कि यहां तक आ जाओ दोस्तों। ठीक है, ओके, सुनो ध्यान से। कहानी कुछ ऐसी है दोस्तों कि भारत में तो छायावाद का अर्थ है, जिस समय पर भारत में छायावाद रहा तो हम लौकिक जगत के प्रेम को छोड़ अलौकिकता से प्रेम करना शुरू कर दिए और अलौकिकता से अपने संबंधों को बनाना शुरू कर दिए। बेसिकली हम अपना संबंध, जिसको कहते हैं आत्मा का संबंध, परमात्मा से जोड़ने के तमाम प्रकार के प्रयास और तमाम प्रकार की चिंतन धारा का विकास अपने छायावाद के क्रम में करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, करना शुरू कर दिए थे। लेकिन यूरोप की अगर बात करूं, पाश्चात्य जगत की बात करूं दोस्तों, तो दुनिया में सर्वाधिक बर्बरता देखने में यहां मिलती है। अगर इनके इतिहास को देखें दोस्तों, हम अपने अगर प्राचीन इतिहास को देखते हैं तो हमारा प्राचीन इतिहास, अपना विरासत कितना सौंदर्यता से भरा पड़ा है। अद्भुत सौंदर्य विरासत है हमारा, अद्भुत ज्ञान एवं परिपाटी, ज्ञान की परिपाटी की नसीहत देता है दुनिया को हमारा इतिहास। हम ज्ञान विज्ञान में ऐसे उत्कर्ष पर थे अपने प्राचीन इतिहास के समय पर कि दुनिया हमारे आसपास कहीं नहीं भटकती थी, बल्कि हर तरफ, हर बात के लिए हमारे तरफ नजर उठाकर देखती थी कि अगर भारत कुछ बात बोल रहा है तो वह बात ही सत्य है और उसकी ओर आगे बढ़ा जाए। यहां तक कि दोस्तों आज का विज्ञान भी यह मानता है कि दुनिया में कुछ ऐसे प्राचीन ग्रंथ हिंदुइज्म या सनातनी धर्म परंपरा में केवल लिखे गए हैं, जिनसे आज विज्ञान सीख लेता है, जिनके श्लोकों का, ध्यान से, जिनके श्लोकों का अनुवाद कर विज्ञान अपनी दिशा बनाता है, तो वह है वैदिक, उपनिषदिक और पौराणिक ग्रंथ। मतलब इतना ज्ञान भरा पड़ा दोस्तों हमारे वैदिक, उपनिषदिक एवं पौराणिक ग्रंथों का ज्ञान। उस क्रम में अगर मैं आगे बढ़ूं तो हम तो अपने लौकिक प्रेम को छोड़ पारलौकिक प्रेम की बात तो प्राचीन काल में ही करने लगे थे। लेकिन नंगे फकीरों के भांति घूमते बर्बर लोगों का पाश्चात्य जगत का क्षेत्र दोस्तों, पहली बार रोमांटिसिज्म जिसे वहां कहा जाता है, हमारा छायावाद भिन्न है बट उनका छायावाद कुछ और है। वो जिस छायावाद में प्रवेश किए, जिस रोमांटिसिज्म में प्रवेश किए, उसमें उन्होंने अपने लौकिक प्रेम को वरीयता दी। लौकिक प्रेम मतलब प्रेम स्वतंत्र की बात करना शुरू करते हैं, लेकिन कहते हैं कि जब प्रेम स्वतंत्र शुरू हुआ था, सुनते समझना शुरू करना, तो कोई भी समाज, जैसे भारत का समाज भी ऐसा है, किसी का लड़का किसी की लड़की से या किसी की लड़की किसी के लड़के से प्रेमालाप कर रही हो तो क्या किसी को बर्दाश्त होता है? किसी को बर्दाश्त नहीं होता दोस्तों। समझ पा रहे मेरी बात की नहीं? भारतीय सामाजिक परंपरा में ये अनुकूल ये बातें नहीं मानी जाती। और अनुकूल अगर व्यक्तिगत विचार मेरा पूछे तो दोस्तों ये सब अनुकूल बातें होती ही नहीं। कुछ चीजें नेपथ्य या पर्दे में रहकर ही ठीक होती है, पर्दे के बाहर ठीक होती भी नहीं दोस्तों। आगे बात सुनना ध्यान से, आगे बात ध्यान से। तो यहां पर जब ये छायावाद का प्रचार प्रसार हुआ पुनर्जागरण कालखंड के दौरान या उपरांत थोड़ा सा, तो बेसिकली कहानी कुछ ऐसी आगे मोड़ लेती है कि एक प्रेमी युगल, शब्द कुछ वैसे प्रयोग करता हूं कि आपको ठीक से आपके अंदर तक भिद जाए। एक प्रेमी युगल जालिम जमाने की डर से जब दिन के उजाले में आपस में मिल ना सका तो उसने रात के अंधियारे का सहारा लिया। दोनों अपने घर से भाग पास कहीं खुले मैदान या जंगल में जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ प्रेमालिप्त है और उस भाव के साथ अपने प्रेम का साक्षी किसे मानते हैं? चांद को मानते हैं। नायक और नायिका दोनों चांद की ओर उंगली उठाकर बोलते हैं कि देखो, हम दोनों एक दूसरे से बेहद बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, इसका साक्षी अगर कोई और नहीं है तो ये चांद देवता है। सुनते जाना ध्यान से। लेकिन दोस्तों समस्या यह है कि चांद तो हरजाई है। चांद कैसा है? हरजाई है। वो थोड़े दिन तो क्षितिज में आसमान में दिखेगा, थोड़े दिन बाद गायब हो जाएगा। अर्थात आपने सुना होगा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की बात। शुक्ल पक्ष में तो चांद दिखाई देगा, लेकिन जैसे कृष्ण पक्ष आएगा चांद गायब हो जाएगा। तो अपने हरजाईपन के कारण चांद को साक्षी आप कब तक बना सकते हो? कैसे बना सकते हो? तो ये प्रेमी युगल जब चांद नहीं होता आसमान में, तो सूने अंतरिक्ष में टिमटिमाते तारों के बीच एक सबसे चमकीले तारों की ओर निहारते हैं। भारत में तो एक परंपरा है कि हम अग्नि को साक्षी मानकर प्रण लेते हैं कि एक दूसरे के साथ सात सात जन्मों तक बढ़े, सात सात जन्मों तक एक प्रेम के बंधन में बंधे रहेंगे। लेकिन वहां ऐसी परंपरा नहीं है। वहां वो लोग अग्नि को साक्षी नहीं मानते। वह प्रेमी युगल रात के अंधेरे में उस चमकीले टिमटिमाते तारे को साक्षी मानता है। वह तारा कोई और नहीं बल्कि शुक्र है। और साक्षी मानते बोलते हैं कि हे शुक्र देवता या हे शुक्र देवी, तुझे तो पता है ना कि हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तू तो मेरा साथ निभाएगी ना। उधर से इठला रही होती है प्रेम की देवी शुक्र भी टिमटिमाते तारों की भांति।
टिमटिमाते तारों के भांति। उसी क्रम में दोस्तों, उसी क्रम में प्रेमिका प्रेमी से कहती है कि क्या तू मुझे चांद का नूर दे सकता है। प्रेमी बंद करता है आंखें, चांद की ओर हाथ बढ़ाता है, चांद का नूर तोड़ता है और आकर प्रेमिका की झोली में डाल देता है। मतलब ये तमाम प्रकार की बातें, ये प्रेमालाप की बातें तमाम। तो बेसिकली दोस्तों यहां पर सौंदर्य क्यों, क्योंकि रियल सेंस में शून्य आसमान में जो सौंदर्य टिमटिमाते सारे शुक्र का हुआ, किसी और का नहीं। प्रेम क्यों, क्योंकि यह प्रेम का साक्षी है। प्रेम पर वहां बहुत बहुत अलग अलग प्रकार की किंवदंतियां फैली है, जिसमें से मैंने एक कहानी का जिक्र किया है। एक कहानी का जिक्र मैंने किया है कि इस प्रकार से उसे साक्षी मानकर प्रेमी युगल अपने दिशा को दशा को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों इसलिए इसे यहां पर एक आमतौर पर मोटे मोटे तौर पर कई किंवदंतियों में से एक किंवदंती इसे माना जाता है मोटे मोटे तौर पर, इसलिए इसे इस प्रकार की उपमाएं दी गई है। बहरहाल शुक्र भी एक ग्रह है, यह बात आपको जानना है। लेकिन आसमान में जो भी टिमटिमाता चमचमाता दिखता है उसे हम ग्रह नहीं कहते, उसे हम तारा ही बोलते हैं। हम तो सबको तारा बोलते हैं, जो हमें आसमान में टिमटिमाता दिखे हम उसको भी तारा बोलते हैं। अरे भाई हमारी मान्यताएं तो इतनी प्रबल है कि हमारे पूर्वज जो मर गए हैं, अगर कोई पूछता है वो कहां है, तो हम छोटे बच्चे को सुदूर आसमान की ओर उंगली दिखाते हुए एक तारे की ओर इशारा करते, देखो वो हमारे पूर्वज है, देखो वो वहां से हमें देख रहे हैं। कहते कि नहीं कहते, हमारे यहाँ परंपरा है ये कहने की नहीं, हम तो उनको भी तारा बना देते हैं। क्या बना देते हैं? तारा बना देते हैं। तो दोस्तों हमारे लिए तो सब तारा, लेकिन बेसिकली ये शुक्र एक ग्रह है। तो अब शुक्र ग्रह की विशेषता क्या है, तो शुक्र के बारे में लिखो, डैश देकर लिखे, सभी के सभी लिखे। अवस्थिति की दृष्टि से, अब लिखना शुरू करें। अवस्थिति की दृष्टि से यह सौर मंडल का दूसरा लेकिन पृथ्वी का सबसे समीपी, सौर मंडल का दूसरा लेकिन पृथ्वी का सबसे समीपी ग्रह है। समीपी ग्रह है जो कि आसमान में सबसे चमकीला नजर आता है, जो कि आसमान में सबसे चमकीला नजर आता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? शुक्र की बात कर रहे हैं। पूर्ण विराम लिखे। आकृति एवं द्रव्यमान के संदर्भ में, आकृति एवं द्रव्यमान के संदर्भ में पृथ्वी के लगभग समतुल्य, पृथ्वी के लगभग समतुल्य होने की वजह से, होने की वजह से इसे ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी की जुड़वा बहन, ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, लेकिन रोमन माइथोलॉजी में ऐसा, ये लाइन साथ दिखा दिया तो मत लिखना, रोमन माइथोलॉजी में इसे प्रेम एवं सौंदर्य की देवी कहते हैं। लिख लिया है तो मत लिखिएगा, लेकिन रोमन माइथोलॉजी में इसे प्रेम एवं सौंदर्य की देवी कहते हैं। पूर्ण विराम, पैरा चेंज करो, लिखिए भोर के समय, भोर मतलब सुबह, भोर के समय आसमान में सबसे देरी तक, भोर के समय आसमान में सबसे देरी तक एवं संध्या काल में सबसे पहले दिखाई देने की वजह से, सबसे पहले दिखाई देने की वजह से इसे मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, इसे मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, भोर एवं संध्या का तारा, भोर एवं संध्या का तारा कहा जाता है, कहा जाता है। पूर्ण विराम। इसी दूसरे पर हम लिखेंगे शुक्र के वायुमंडल में, शुक्र के वायुमंडल में, शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुरता की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुरता की वजह से विभिन्न ग्रहों में इसका औसत तापमान, विभिन्न ग्रहों में इसका औसत तापमान सर्वाधिक रहता है, इसका औसत तापमान सर्वाधिक रहता है। इसलिए इसे हॉटेस्ट प्लैनेट, हॉटेस्ट मतलब सबसे गर्म ग्रह, हॉटेस्ट प्लैनेट का दर्जा दिया गया है, हॉटेस्ट प्लैनेट का दर्जा दिया गया है। पूर्ण विराम लगाओ, पैरा चेंज करो, लिखो, पैरा चेंज करना, लिखे शुक्र लगभग 224 दिनों में, 225 भी लिख सकते हैं, शुक्र लगभग 224 या 25 दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा, सूर्य की एक परिक्रमा, सूर्य की एक परिक्रमा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब घड़ी की सुई के दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में करता है, इसीलिए
इसीलिए यहां सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त, यहां सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है, पूर्व की ओर होता है। पूर्ण विराम। लिखे बुध के भांति, बुध के भांति शुक्र का भी अपना कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का भी अपना कोई उपग्रह नहीं है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। दूसरी बात समाप्त। अब शुक्र के बाद कौन आएगा? पृथ्वी। शुक्र के बाद कौन आता है दोस्तों? पृथ्वी आएगी। तो लिखिए पृथ्वी, अर्थ, अर्थ, अर्थ के बारे में, अर्थ के बारे में विस्तार से तो बाकी बातें करेंगे, पर कुछ मोटी मोटी बात, मोटी मोटी बात। आजाद मेहदी इतने भी समझ नहीं आते तो कोई बात नहीं, लिख ले बेटा, लिख ले, फैक्ट्स है, समझाने की चीजें वैसे भी समझाते हैं, ये सारी सारी फैक्ट्स है। ठीक है। अब पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी के बारे में सबसे पहली बात आती है कि यह सूर्य से एक ऐसी अनुकूल दूरी पर अवस्थित है जिसे हम लोग गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्डीलॉक्स जोन। अब आपके मन में आया होगा गोल्डीलॉक्स जोन क्या है, इसकी अपनी विशेषता क्या है? ये गोल्डीलॉक्स एक विद्वान का नाम है, एक साइंटिस्ट का नाम है, वैज्ञानिक का नाम है। वैज्ञानिक बेसिकली एस्ट्रोनॉमर है, खगोलवेत्ता है, कॉस्मोलॉजिस्ट है। इन्होंने किसी भी तारा, तारा मतलब सूर्य, बहुत अच्छे समझना, किसी भी तारा या सूर्य से बढ़ती दूरी के साथ एक ऐसे अनुकूल दूरी का क्षेत्र खोजा कि अगर उस तारे से इस दूरी पर कोई पिंड अवस्थित है, उस तारे से इस दूरी पर, इस जोन में, इस मंडल में कोई पिंड अवस्थित है, तो उस जोन में उपस्थित पिंड में जीवन की संभावना सर्वाधिक रहेगा। फिर से बोल रहा हूं, जैसे मान लो कि यहां पर हमने अपना पृथ्वी के संदर्भ में ये वाला चित्र बनाया, ये वाला चित्र बनाया, ओके, ये चित्र आपने बनाया दोस्तों, दिस वन, ये बनाया। तो गोल्डीलॉक्स ने कहा कि जब हम सूर्य से बढ़ती दूरी के साथ जाते हैं तो माना कि यहां तक पहुंचे, और यहां देखो, यहां तक हम पहुंचे, तो यहां से लेकर यहां के बीच में एक ऐसा क्षेत्र, इस जोन की बात की गई, एक ऐसा क्षेत्र प्राप्त होता है जहां पर यदि कोई पिंड उपस्थित होगा तो उसमें बाकी तमाम अगर अनुकूलताएं हैं, अर्थात जल की उपस्थिति है, अनुकूल तापमान की उपस्थिति है, पोषक तत्वों की उपस्थिति है, तो वहां पर जीवन की संभावना होगी। तो किसी सूर्य या तारे से बढ़ती दूरी का वह मंडल जहां पर जीवन की संभावना हो सकती है, इसकी खोज किया था गोल्डीलॉक्स महोदय ने, इसीलिए इसे गोल्डीलॉक्स जोन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? गोल्डीलॉक्स जोन के नाम से जाना जाता है। इस बात को याद रखना है। तो लिखेंगे सभी के सभी कि नीले ग्रह के नाम से, नीले ग्रह के नाम से जानी जाने वाली पृथ्वी, जानी जाने वाली पृथ्वी, पृथ्वी की अवस्थिति गोल्डीलॉक्स जोन में है, की अवस्थिति गोल्डीलॉक्स जोन में है, गोल्डीलॉक्स जोन में है। देखो, इसीलिए इसीलिए पृथ्वी में जीवन का विकास, पृथ्वी में जीवन का विकास अन्य विविध अनुकूलताओं के साथ हो पाया है, अन्य विविध अनुकूलताओं के साथ हो पाया है, हो पाया है। पूर्ण विराम लगाकर पृथ्वी अपने एकमात्र ग्रह चंद्रमा के साथ, पृथ्वी अपने एकमात्र ग्रह चंद्रमा के साथ सूर्य की परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब वामवर्त दिशा में, वामवर्त दिशा में, दिशा में लगभग 365 दिनों में पूरा करती है, लगभग 365 दिनों में पूरा करती है। पूर्ण विराम लगाएं, लिखे चंद्रमा, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह, अर्थात अर्थात वह आकाशीय पिंड, वह आकाशीय पिंड जो जो अपने समीपी ग्रह की परिक्रमा करते हैं, जो अपने समीपी ग्रह की परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, उन्हें उन्हें उपग्रह कहा जाता है, उपग्रह कहा जाता है, कहा जाता है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। देखो कैसे, यहां आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि माना कि ये तो हो गया आपका सूर्य, ये हो गया सूर्य जिसकी परिक्रमा करेगी पृथ्वी, जिसकी परिक्रमा कौन करेगी? हमारा जो ये ब्लू प्लैनेट पृथ्वी है, अपने अक्ष पर झुका है, घूर्णन भी करेगा अपने अक्ष के सहारे। ये ब्लू प्लैनेट पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी किसकी परिक्रमा करेगी? सूर्य की परिक्रमा करेगी, कुछ ऐसी परिक्रमा कर रही होगी, ऐसी परिक्रमा कर रही होगी। ये पृथ्वी की परिक्रमा कक्षा है, ठीक है। अब पृथ्वी के चारों ओर हमारा एक मून है, हमारा एक उपग्रह है मून, सपोज यहां पर हमने लिख दिया मून। अब ये मून भी पृथ्वी के चारों ओर अपनी एक परिभ्रमण कक्षा का निर्माण कर पृथ्वी के चारों ओर निरंतर परिक्रमण करता रहता है। तो सूर्य हो गया स्टार, ये हो गया एक प्लैनेट, और ये हो गया एक सैटेलाइट। तो चंद्रमा हमेशा अपने उपग्रह को लेकर के सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है।
सूर्य के चारों ओर। अब पृथ्वी और चंद्रमा इन सब के बारे में विस्तार से तो पूरी ज्योग्राफी में आप पढ़ना ही है, लेकिन पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि पहले जिनके बारे में बहुत कम जानकारी पढ़नी है उन्हें कंप्लीट कर लेते हैं, उन्हें कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपने ये चित्र बनाया और ये चित्र बनाने के बाद सीधे आप इंटर कर जाओ दोस्तों मंगल में। किसमें इंटर कर जाओगे? मंगल में इंटर कर जाओगे। तो लिखो मंगल। मंगल, मंगल मतलब मार्स, मंगल, मार्स, मार्स। लिखिए लिखिए सौरमंडल के विविध ग्रहों में, सौरमंडल के विविध ग्रहों में, विविध ग्रहों में व्हाट, क्या? विविध ग्रहों में बुध से बड़ा, बुध से बड़ा लेकिन अन्य ग्रहों की तुलना में छोटा ग्रह, लेकिन अन्य ग्रहों की तुलना में छोटा ग्रह, छोटा ग्रह जिसकी सतह, सतह का मतलब सरफेस, जिसकी सतह आयरन ऑक्साइड की प्रचुरता, आयरन ऑक्साइड की प्रचुरता, आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा है, आयरन ऑक्साइड की प्रचुरता की वजह से लाल नजर आती है, लाल नजर आती है। इसीलिए मंगल को रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। मंगल को रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। पूर्ण विराम। लिखिए मंगल का भी अपने अक्ष पर झुकाव, अपने अक्ष पर झुकाव पृथ्वी के भांति लगभग 24 डिग्री पर है। अक्ष पर झुकाव पृथ्वी की भांति लगभग 24 डिग्री पर। मान लो कि ये मंगल है और मंगल का झुकाव ऐसा लंब डालते हैं यहां पर, तो ये 24 डिग्री का झुकाव प्राप्त होता है। हमारी पृथ्वी तो 23.5 डिग्री झुकी है, पर ये लगभग 24 डिग्री पर झुका है, झुकाव प्राप्त होता है। पूर्ण विराम लगाए। लेकिन इस झुकाव के साथ मंगल सूर्य की परिक्रमा लगभग 687 दिनों में, सूर्य की परिक्रमा लगभग 687 दिनों में पूरी करता है। इसलिए पृथ्वी के समान यहां भी 4 ऋतुओं की प्राप्ति होती है। 4 ऋतु, यहां भी 4 ऋतुएं होंगी। पृथ्वी में कितने ऋतुएं हैं? 4 ऋतुएं हैं। ठीक है, पृथ्वी के समान 4 ऋतुएं प्राप्त होती हैं। देखो हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकाव के साथ सूर्य की परिक्रमा करती है। सूर्य की परिक्रमा के क्रम में जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है तो शीतकाल आता है, जब विषुवत रेखा पर लंबवत होता है तो या कि बसंत काल आएगा कि शरद ऋतु होगा, और जब मकर रेखा पर है तो शीतकाल, जब कर्क रेखा पर होगा तो इसका मतलब है ग्रीष्मकाल। तो हमारी पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है और सूर्य की परिक्रमा के क्रम में सूर्य आभासी रूप से विस्थापित होकर 3 पेटियों में जाता है, या कि कर्क रेखा पर होगा, या विषुवत रेखा पर होगा, या मकर रेखा पर होगा। तो सूर्य की लंबवत किरणें जब मकर रेखा पर है मतलब 23.5 साउथ में है तो हमारे संदर्भ में शीतकाल होगा, लेकिन जब कर्क रेखा पर है तो ग्रीष्मकाल होगा। विषुवत रेखा में वर्ष में 2 बार लंबवत होती है, जब बसंत काल एवं शरद काल होता है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है और झुकाव के साथ सूर्य की परिक्रमा करती है, तो यहां भी 4 ऋतुएं प्राप्त होती हैं। तो मंगल का झुकाव भी लगभग इसके आसपास ही है। इस झुकाव के साथ परिक्रमण की वजह से वहां भी 4 ऋतुओं की प्राप्ति होती है। मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जहां पृथ्वी के भांति 4 ऋतुएं पाई जाती हैं। पूरी अब पैरा चेंज करो, पैरा चेंज करो। मंगल के बारे में कुछ और विशेषता दिखाते हैं। लिखे मंगल की सतह ज्वालामुखी एवं ज्वालामुखीय पर्वतों से भरी पड़ी है। ज्वालामुखी एवं ज्वालामुखीय पर्वतों से भरी पड़ी है। जहां नाम लिख रहा हूं, ओलंपस मॉन्स हमारे सौर तंत्र का सबसे बड़ा एवं ऊंचा पर्वत है, जबकि निक्ष ओलंपिया सबसे बड़ा ज्वालामुखी। ओलंपस मॉन्स एवं निक्ष ओलंपिया ज्वालामुखी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखिए मंगल के 2 उपग्रह हैं। मंगल में कितने उपग्रह हैं दोस्तों? 2 उपग्रह हैं। फोबोस, दोनों का नाम फोबोस एवं डीमॉस। मंगल के दो उपग्रह हैं, एक का नाम फोबोस है तो दूसरे का नाम क्या है? डीमॉस है। फोबोस और डीमॉस, फोबोस एवं डीमॉस मंगल ग्रह के 2 ही उपग्रह हैं। तो मंगल में आपने कितनी विशेषताएं सुनी? सबसे पहली विशेषता कि इसे रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं।
दूसरी विशेषता आपने इसके बारे में सुनी कि इसमें पृथ्वी के भांति 4 ऋतुएं पाई जाती हैं। तीसरी विशेषता सुनी आपने कि इसमें ऊंचे ऊंचे ज्वालामुखीय पर्वत है, जिसमें से सबसे ऊंचा ज्वालामुखीय पर्वत ओलंपस मॉन्स है, तो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी निक्ष ओलंपिया है। तो यहां पर 2 उपग्रह हैं, एक का नाम फोबोस है, फोबोस का मतलब ऐसा लिखेंगे PHOBOS, फोबोस है, तो दूसरे का नाम डिमोस है। 2 उपग्रह मंगल के पाए जाते हैं, मंगल के पाए जाते हैं। तो यह है दोस्तों मंगल। तो इन्हें इन 4 ग्रहों को मिलाकर के किस नाम से जाना जाता है? संयुक्त रूप से इन्हें हम इनर प्लैनेट कहते हैं। ये आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। आंतरिक ग्रहों की अपनी ये कुछ विशेषताएं हैं, ये कुछ विशेषताएं। फिर बारी आती है, इसके बाद आते हैं क्षुद्र ग्रह, जिन्हें हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं। क्षुद्र ग्रहों को हम क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड्स। ये बीच के ग्रह देखो, जो मंगल एवं जुपिटर की कक्षा के मध्य अवस्थित है, जो मंगल एवं जुपिटर की कक्षा के मध्य अवस्थित है। चलो अब इसके बारे में पढ़ाऊं, उससे पहले छोटी सी बात कर लेता हूं कुछ बच्चों के कमेंट्स पर। जैसे एक ये बच्चा है कोई उत्तम सिंह, और भी एक आध बच्चे हैं, सबके कमेंट्स और बाकी सब चीजों के जवाब भी उत्तम तरीके से, उत्तम के जवाब को उत्तम तरीके से देखना चाहिए। उत्तम लिखता है कि सर को तो केवल पढ़ाने से मतलब है, हमें समझ में आए या ना आए। तो यह बात बिल्कुल सत्य है बेटा उत्तम, कि मुझे पढ़ाने से मतलब है। बिल्कुल सही बेटा, इसमें कोई दो राय भी नहीं। तुम्हें समझ में ना आए, रियल सेंस में तुम्हारी प्रॉब्लम। कैसे? जैसे मैंने कहा कि तेरा नाम बेटा उत्तम है, तो तू बोलेगा सर मुझे समझ में नहीं आता। अरे मैं इसमें क्या तुझे समझा दूं? तेरा नाम उत्तम है तो है, समझाई जाते हैं कॉन्सेप्ट्स, फैक्ट्स लिखाए जाते हैं उत्तम सिंह। इतनी बेसिक सी बात तुझे क्यों समझ में नहीं आती बेटा? पहली बात तो यह। दूसरी बात, एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो बिना समझे और समझाई लिखाया जाएगा। ठीक उस तरह से जैसे अभी कल तुमने पढ़ा है बिग बैंग थ्योरी, कल या लास्ट क्लास में पढ़ा है, एक एक बात समझाता था तब लिखाता था। अब बुध को सूर्य का सबसे करीबी ग्रह माना जाता है, ये क्या समझाने की, जो सबसे समीप में बैठा तो करीबी ग्रह है। फिर मैंने लिखाया कि इसमें सर्वाधिक दैनिक तापांतर है, तो क्यों तापांतर दैनिक है? मैंने आंकड़ा देकर तुझे समझाया, क्या समझ में नहीं आता तुझे? अब तुझे कुछ समझ में नहीं आ सकता तो मैं क्या करूं? रोक दो क्लास को और अकेले बैठा के तुझे ट्यूशन पढ़ाऊं? ये ट्यूशन की क्लास नहीं है बेटा उत्तम, तुझे नहीं समझ में आता, शुरुआती क्लास है, इसलिए तेरे कमेंट्स को मैं एंटरटेन कर रहा हूं। अदरवाइज कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है तुझे एंटरटेन करने की। मुझे मेरा बकायदा धर्म बनता है कि बच्चों को एक एक लाइन समझाऊं, लेकिन जहां समझाने की बात आएगी वहां तो समझाएंगे। कि सारी की सारी क्लासेज प्लैनेट सिस्टम में ही पढ़ा के निकाल दे सारी, एक प्लैनेट को समझाते रहे, क्या समझना? बता, प्रश्न तो कर क्या समझना है, तब तो समझाएं। खामखा का खलीफा मत बना कर बेटा, न तू ना कोई और। खलीफा बनने से तुझे कुछ नहीं मिलने जा रहा है। समझ में आ गई बात की नहीं? तुम लोगों का बड़ा आदर है, बड़ा स्नेह है, बड़ा सम्मान है। मैं तुम लोगों पर भावी IAS देखता हूं कि भविष्य के तुम सब निश्चित रूप से ब्यूरोक्रेट्स हो। इसलिए तुम सभी को बहुत अच्छे से विषय बता दे रहे हैं। बाकी तुम्हारी मर्जी, समझना है तो खुशी खुशी से बातों को समझो। सोचोगे कि कमेंट्स लिखकर इस तरह से कुछ समझेंगे तो बेटा उसका कोई फायदा नहीं होता है। कोशिश तो एक बार की होती है। जैसे एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर कैसे पश्चिम में सूर्योदय होगा तो पूर्व में सूर्यास्त? इतना सिंपल सा था कि बाकी सारे के सारे ग्रह वामवर्त दिशा में घूर्णन कर रहे हैं। जो वामवर्त दिशा में घूर्णन करते हैं, अगर उनमें पूर्व में सूर्योदय होता है, पश्चिम में सूर्यास्त, तो जो इसके विपरीत घूर्णन करेंगे तो सूर्योदय एवं सूर्यास्त विपरीत हो जाएगा, खत्म। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस तुझे लगा देना था बेटा? इस प्रश्न पर उलझा हुआ है। देख सिंपल सी बात है, कोई बाएं हाथ की तरफ से घूमता है तो सूर्योदय पूर्व की तरफ होता है, सूर्यास्त पश्चिम में। तो आदमी दाएं हाथ की तरफ मतलब विपरीत घूमने लगेगा तो सूर्योदय पश्चिम में होगा और सूर्यास्त पूर्व में। सिंपल, इसके अलावा एक भी प्रश्न नहीं था। बस मैं ये जरूर सोच रहा था इस प्रश्न के जवाब में कि बच्चे इतना बेसिक बेसिक भी बातें पूछ सकते हैं क्या? तुम लोग कई बार इतना बेसिक प्रश्न पूछते हो, बेसिक नहीं बेसिक से भी बेसिक प्रश्न पूछते हो कि लगता है क्या जवाब है। जैसे एक बच्चा पूछा दुर्गे से रोमन माइथोलॉजी क्या है? रोम का नाम सुना कभी? संस्कृति में प्रॉपर दुनिया में प्राचीन विरासत, प्राचीन इतिहास में रोम का नाम सुना। इटली की राजधानी रोम है, इतना तो नाम सुने। तो रोम के आसपास जो रोम कालखंड के पौराणिक ग्रंथ हैं, उन पौराणिक ग्रंथों के कालखंड पर किस प्रकार के विचार प्रचलित थे, इसे कहा जाता है रोमन माइथोलॉजी। अब बताओ, इतने गहरे गहरे प्रश्न हैं और ये लोग बोलते हैं सर मुझे समझ में नहीं आता, आप जवाब नहीं देते। ये सीरियस प्रश्न है। अरे धिक्कार है तुम्हारे ऐसे प्रश्नों को। समझ गए मेरी बात की नहीं? एक क्वेश्चन नहीं आता यार जिसको मैं ठीक से समझाता। एक क्वेश्चन नहीं आता। ओके आ जाओ दोस्तों, पढ़ो, बंद करो, चलो बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। और एक बच्चा पूछता सूर्य से, पृथ्वी को ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है, दूसरे तारे से, ब्रह्मांड के अनंत तारे से। इस प्रश्न का भी जवाब कोई बात नहीं। इन लोगों के भी उल्टे सीधे प्रश्नों को भी थोड़े दिन इंटरटेन कर लेने दो बेटा। एक हमारी क्लास में प्रजापति है और प्रजापति के पीछे 3-4 लड़कियां हैं। वो इस क्लास का बना हुआ है शाहरुख खान। गणपति बप्पा मोरिया परेशान करे मुझे छोरियां। उसको इसी बात में मजा आ रहा है कि वो कमेंट कर रहा है, कमेंट के पीछे 3-4 लड़कियों के कमेंट्स आ रहे हैं। क्या प्रजापति नाम था उसका? प्रजापति मानव बना रहे बेटा। उत्तम शब्द थोड़ा सरल समझाएं। शब्द यूपीएससी की जो मांग है वही समझाऊंगा तुमको। इन शब्दों को सीखना होगा बेटा। देख ले, इन शब्दों को मजा आ जाएगा, थोड़े दिन बाद जीवन सफल हो जाएगा। समस्या इस दौर में यही आई है कि जो सही शब्द हैं, उपयुक्त शब्द हैं, उन शब्दों को हम कठिन मानना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, कठिन मानना शुरू कर दिए।
तो चलो बढ़ते हैं आगे। प्रजापति महोदय को तो मैं कहता हूं कि मानव बने रहो। ये प्रजा और पति में से प्रजा और पति को हटाकर बन जाओ, जीवन सफल हो जाएगा। मेरे बेटे तुल्य हो इसलिए बोल रहे हैं, छोटा भाई तुल्य है इसलिए बोल रहा हूं। पढ़ ले कुछ, इतना तेरे अंदर कोई विशेषता नहीं कि ये छोरियां तुझे परेशान कर रही हैं। इन छोरियों में तो कोई विशेषता ही नहीं है जो तेरे कमेंट्स को एंटरटेन कर रही है। दोनों में कोई विशेषता नहीं, बस केवल तुम दोनों लोगों को कोई बूढ़ा बाप मर मर कर मेहनत करके फीस जमा करके तेरा एडमिशन करवाया होगा तुम सबका कि पढ़ लो, दुर्भाग्य उसका है, तुम्हारा तो है जो है। बेचारा मर मर कर हड्डियां तोड़ कर अपनी पैसे दे रहा होगा कि मेरा बेटा बेटी पढ़ेगी और जीवन सफल बनाएगी, दुर्भाग्य उसका है कि वो क्या सोचता है। तुम आके करते क्या हो यहाँ पर, करते क्या? पढ़ भी रहे हो तुम प्रश्नों के जवाब भी दे रहे हो, मैं ये भी देख रहा हूं, ये भी चीजें मेरे नजर से बाहर नहीं है। ध्यान रखना, गलती से भी मत सोचना कि इन कमबख्त निगाहों से एक भी कमेंट्स बाहर छूट जाता है। हाँ, जब इधर बोर्ड की ओर हो जाता हूं, पढ़ाने लगता हूं, तब जरूर कमेंट्स की तरफ नजर नहीं रहता। अब बोर्ड की ओर हो गया, पढ़ाने लगा तो कमेंट्स पे नजर नहीं जाएगी, क्या पढ़ाने पे बात रहेगी, पढ़ाने पे नजर जाएगी। लेकिन जो ये हरकतें करते रहते हो ना, मैं तो कहूंगा दोनों चीजें हैं, या कि बंद कर दो या कि दूसरी बात है कंटिन्यू करे रहो, मजा आ जाएगा, जीवन बड़ा सफल हो जाएगा, मजा आ जाएगा जीवन। उत्तम तुम्हारे लिए बेटा, फिर से तुमने जो कमेंट्स किया है उसके लिए बेटा, सच बताऊं तो बहुत सरल और सहज बात तुम पढ़ रहे हो। तुम ऐसा समझो सिर्फ तो उन्हीं की क्लास पढ़ो, बाकी आप सब छोड़ दो, उन्हीं की क्लास पढ़ो, बाकी छोड़ दो दुनिया से। ये बड़ी सरल और सहज कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं में कोई कठिनाई ही नहीं है। अभी तो और सागर में गोते लगाने हैं, अभी और सागर में गोते लगाना। तो बस मेरा उद्देश्य इतना है कि कुछ गहराई पर प्रवेश करना शुरू करो। छिछले स्तर पर पढ़ने में, न पढ़ाने में, न पढ़ाने में मुझे मजा आना है, न पढ़ने से तुम्हारा कोई लाभ होना है। उस गहराई तक तुम लोगों को ले जाने का प्रयास करवा रहा हूं जहां तक तुम्हारी जरूरत है। गहराई दो तीन चीजों की है। एक तो भाषा की है, भाषा यूपीएससी की अपनी डिमांड है। जब आप मेंस की कॉपी लिख रहे होगे तो यूपीएससी प्रॉपरली एक कमेंट लिखता है कि उत्तर लेखन शुद्ध, सटीक, संक्षिप्त एवं सारगर्भित भाषा में किया जाए। तो यहां पर जो संक्षिप्त, सटीक और सारगर्भित है, अगर उसको समझ लो तो समझ में आने लगेगा मेरी भाषा क्या है। यह भाषा विकसित करने के लिए जो मैंने आपके लिए की है, इसके लिए बेहद मेहनत करनी पड़ी है, यह भी बता दो। यूपीएससी की मांग को पूरा करने के लिए बेहद मेहनत करनी पड़ी है, तब यह भाषा आई है। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मोटे तौर पर आप ये मान के चलो कि जैसे एक शब्द आपके पास पानी है, पानी के लिए आप जल शब्द का भी प्रयोग करते हो, आप नीर शब्द का भी प्रयोग करते हो, एक पानी शब्द का भी प्रयोग करते हो। किसी से यहां बैठे बैठे प्यास लगी और पानी मंगाना, तो क्या बोलेंगे? पानी लाओ भाई, तो पानी शब्द का प्रयोग कर रहे हो। वही किसी से पवित्र स्नान करने के लिए गंगा का पानी मंगाना, तो आप ये नहीं बोलोगे गंगा का पानी लाओ, बोलो गंगा का जल लाओ भाई, गंगा जल लाओ, तो गंगा के साथ आपने जल शब्द लगा दिया। वही जल की शुद्धतम स्वरूप की बात करना है, शुद्धतम स्वरूप की बात करना है, तो जल के लिए नीर शब्द का प्रयोग करोगे कि नीर की आवश्यकता है। तो ये तो बच्चे को समझना होगा ना कि सर किस विषय बिंदु पर नीर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, किस विषय बिंदु पर जल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो किस विषय बिंदु पर पानी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। बेटा यही कहलाती है उपयुक्तता, कि कहां किस शब्द की जरूरत है वैसे शब्दों का प्रयोग किया जाए। अब मान लीजिए कि मैंने कहीं पर शब्द लिखाया कि स्वाति नक्षत्र की जल नीर, जैसे ही उसके लिए एक कहावत अपने यहां पर एक बड़ी अच्छा वो कहा गया है कि शीत गयो मुक्ता भयो, कदली गयो कपूर, अहिमुख गयो तो विष भयो संगत के फलसूर। तो स्वाति नक्षत्र की जल नीर जैसे ही सीप पर बन जाती है, मुक्ता बन जाती है, मुक्ता मतलब मोती बन जाती है, कदली मतलब केले पर गई तो कपूर बन जाती है, अहिमुख गया मतलब सर्प के मुख पर गई तो वही बूंद बूंद वैसी ही थी, वह विष बन जाती है। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब कहां कौन सा शब्द प्रयोग किया जाए, ये मेरे साथ सीख लो तो बेहतर होगा। मेरे कहने का मतलब ये मैं तुम लोगों को डांटता नहीं हूं बेटा, मेरी तुम लोगों से कोई वैसी दुश्मनी तो हो नहीं सकती ना। जब इतना मनोभाव के साथ पढ़ा रहा हूं तो चाहता हूं तुम लोग सीख कर जाओ क्लास से। सीख कर क्या क्या जाओ? सीख कर विषय बिंदु सीख कर जाओ, दूसरा शब्द सीख कर जाओ, तीसरा पैराग्राफ सीख कर जाओ, चौथा सेंटेंस सीख कर जाओ, तो चौथे नंबर के बाद पांचवें नंबर पर सेंटेंस फॉर्मेशन के साथ सेंटेंस वॉइस मॉड्यूलेशन सीख कर जाओ। ये सब मेरे साथ साथ सीख लोगे तो बेहतर होगा। सीखना आज नहीं तो कल सीखना पड़ेगा, इसलिए सीख लो, और कोई बात नहीं, बाकी आपकी मर्जी। ओके, समझ में आ गया? अब मैं आगे बढ़ाऊं, ये हो गया। अब बात आती है क्षुद्र ग्रह की। किसकी बात आती है? क्षुद्र ग्रह की बात आती है, एस्टेरॉइड बेल्ट्स की आती है। जहां पर क्षुद्र ग्रह है तो एक विद्वान का नाम है वुड्स। क्या नाम है दोस्तों? वुड्स है, जिनको हम लोग वुड्स कहते हैं, वुड्स। ये भी खगोलवेत्ता है। वुड्स महोदय ने जितने भी प्लैनेट्स हैं उन प्लैनेट्स के आकार के आधार पर दो ग्रहों के बीच की दूरी का विश्लेषण प्रस्तुत किया, और दूरी का विश्लेषण करते हुए उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से यह बताया कि मंगल एवं बृहस्पति की कक्षा के बीच एक पूर्ण ग्रह अवश्य होना चाहिए था। लेकिन यहां पर कोई पूर्ण ग्रह नहीं है, बल्कि छोटे छोटे आकाशीय पिंडों का समूह है जो ग्रह के भांति ही सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। इन छोटे छोटे पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। तो आखिर इनका फॉर्मेशन हुआ कैसे? इन्होंने एक विचार प्रस्तुत किया, ठीक है, इन्होंने एक विचार प्रस्तुत क्या किया कि ऐसा संभव है कि जब इन दोनों ग्रहों के बीच में एक ग्रह बन रहा होगा, जैसे राइट पे बैठे यहां पर अगर एक ग्रह बन रहा होगा तो यहां ग्रह बनने की प्रक्रिया में कोई बड़ा आकाशीय पिंड आया, उससे टकराया, और टकराव के कारण सारा पदार्थ बिखर कर दूर दूर चला गया।
जब किसी बड़े पिंड के टकराने से पदार्थ बिखर कर दूर दूर चले गए तो वह सारे पदार्थ फिर अब इकट्ठा नहीं हो पाए, वो अलग अलग छोटे छोटे केंद्रकों में ही इकट्ठे होकर ठोस रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए क्या होता है दोस्तों, इसलिए यहां पर इस बेल्ट में, इस क्षेत्र में, इस पेटी में क्षुद्र ग्रहों की प्राप्ति होती है, एस्टेरॉइड्स की प्राप्ति होती है, कोई बड़ा आकाशीय पिंड प्राप्त नहीं होता। तो हेडिंग देंगे सभी क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह। ठीक है, लिखो सभी क्षुद्र ग्रह के बारे में, लिखो मंगल एवं बृहस्पति। मंगल एवं बृहस्पति की कक्षा के मध्य, की कक्षा के मध्य, कक्षा के मध्य एक एक अन्य ग्रह अवश्य होना चाहिए, एक अन्य ग्रह अवश्य होना चाहिए, लेकिन यहां कोई ग्रह ना होकर, लेकिन यहां कोई ग्रह ना होकर छोटे छोटे सैकड़ों, छोटे छोटे सैकड़ों ठोस पिंडों का समूह प्राप्त होता है, ठोस पिंडों का समूह प्राप्त होता है, जिसे जिसे क्षुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है, जिसे क्षुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है, क्षुद्र। ठीक है, लिख दिया, क्षुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। फिर लिखेंगे, लिखें वुड्स के अनुसार, वुड्स के अनुसार ऐसा संभव है कि, ऐसा संभव है कि, क्या संभव है कि ग्रह निर्माण की प्रक्रिया में, ग्रह निर्माण की प्रक्रिया में कोई एक बड़ा आकाशीय पिंड, बड़े आकाशीय पिंड को तो बृहस्पति को ही कहते हैं कि बृहस्पति एक कालखंड में शेष टकराया होगा, कोई एक बड़ा आकाशीय पिंड, बड़ा आकाशीय पिंड इससे टकराया होगा, इससे टकराया होगा, टकराया होगा, टकराया होगा। पूर्ण विराम। लिखिए टक्कर के प्रभाव से, टक्कर के पदार्थ प्रभाव से बिखरे पदार्थों ने ही, बिखरे पदार्थों, टक्कर का प्रभाव जो होगा, बिखरे पदार्थों से ही क्षुद्र ग्रहों की रचना हुई होगी, हुई होगी। समझ गए ना, टकराव के प्रभाव से उनकी रचना हुई होगी। पूर्ण विराम, बात समाप्त। तो ये क्षुद्र ग्रह थे। अब क्षुद्र ग्रह के बाद आते हैं ये ग्रह, इन सब ग्रहों के बारे में बात करना। तो लिखिए जुपिटर, बृहस्पति, बृहस्पति, बृहस्पति के बारे में लिखेंगे डैश देकर, यह हमारे सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है, यह हमारे सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है, बड़ा ग्रह है, जो कि सूर्य की परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा लगभग 11 वर्षों में पूरी करता है, पृथ्वी के संदर्भ में है ना, 11 वर्षों में पूरी करता है, सूर्य की परिक्रमा लगभग 11 वर्षों में पूरी करता है, पूरी करता है। पूर्ण विराम लगाएं, पूर्ण विराम लगाएं। लिखें इसकी घूर्णन अवधि भी, इसकी घूर्णन अवधि भी बाकी सभी ग्रहों की तुलना में सर्वाधिक है। सचिन कुमार 11 से 12 वर्ष ठीक लिख रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। 11 वर्ष 9 महीने के आसपास का समय है, सही है, 12 वर्ष में चलेगा, 11 से 12 वर्ष चलेगा। ठीक है, पूर्ण विराम, सर्वाधिक है, पूर्ण विराम। पहला चेंज करते हुए लिखेंगे कि गैसीय द्रव्यमान वाले, गैसीय द्रव्यमान वाले इस ग्रह में शनि के बाद उपग्रहों की संख्या, शनि के बाद, शनि के उपग्रह सर्वाधिक है ना, शनि के बाद उपग्रहों की संख्या दूसरी सर्वाधिक है, शनि के बाद उपग्रहों की संख्या दूसरी सर्वाधिक है। श्वेता नहीं बेटा नहीं, ठीक है, दूसरी सर्वाधिक है, पूर्ण विराम। जिनमें से कैलिस्टो, 4 नाम लिखना है, कैलिस्टो, यूरोपा, आईओ एवं गैनीमॉड को गैलीलियन उपग्रह कहा जाता है। गैलीलियो ने खोजा तो गैलीलियन हो गए, गैलीलियन उपग्रह कहा जाता है, कहा जाता। पूर्ण विराम लगाकर क्या लिखेंगे, गैनीमॉड हमारे सौर तंत्र का, गैनीमॉड हमारे सौर तंत्र का सबसे बड़ा, गैनीमॉड हमारे सौर तंत्र का सबसे बड़ा ग्रह है, ग्रह है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। अब देखो शनि के बारे में, शटर, शनि के बारे में,
शनि के बारे में क्या लिखेंगे? सभी लिखें ध्यान से। लिखो ध्यान से। यह हमारे सौरमंडल का सबसे खूबसूरत, यह हमारे सौर तंत्र या सौर मंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह है, जिसके चारों ओर ठंडी गैसों, हिमकणों एवं ठोस कणों से निर्मित, गैनीमॉड उपग्रह है। ग्रह अगर मैंने बोल दिया तो उपग्रह बेटा हुआ है ना, सॉरी, से निर्मित रिंग को बोलते हैं वलय। ये सारे के सारे अपने आप में क्या है? ये वलय है, वलय पाए जाते हैं, पूर्ण विराम। लिखिए 29 वर्षों में लगभग 29 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करने वाले शनि का घनत्व बाकी सभी पिंडों की तुलना में सबसे कम है। इसका घनत्व सबसे कम है, पूर्ण विराम लगा दें, सबसे कम है। लिखिए घनत्व की तुलना की जाए तो यह जल घनत्व से भी हल्का है। यह जल पानी के घनत्व से भी कम है। अब देखो इसके बारे में कहते हैं कि अगर एक बड़ा सा महासागर होता और इसको उठाकर पानी में डाल देते महासागर में, तो फुटबॉल या वॉलीबॉल की तरह तैरता, क्योंकि इसका घनत्व कम होता। पूर्ण विराम। आप लोग बेटा बार बार बोल रहे हैं कोई दूसरी क्लास स्टार्ट हो गई है, चलो आज तो छोड़ देते हैं, लेकिन हर दिन आप तैयार रहना कि आपकी क्लास 11:45 तक चलेगी। कोई दूसरी क्लास स्टार्ट हो या नहीं हो, इसके लिए आप तैयार रहना। आज की क्लास आपकी छोड़ देता हूं, डोंट वरी, बट आपको 11:45 तक क्लास लेना ही है, आप इसके लिए तैयार रहना। ऐसा भी होगा कि आगे मैं 9:30 से क्लास लूंगा, तब भी आपको 11:45 तक क्लास लेना होगा। आप साइंस टेक्नोलॉजी की क्लास अपनी 11:45 से करवा लीजिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। आज मैं आपकी ये क्लास यहां पर छोड़ देता हूं, कोई बात नहीं, बट अगले दिन से ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास की समाप्ति करता हूं। रुकना।